सभ्यता की जो खोज है ना वो 1921 में नगरों की योजना और संरचना निर्णय सिस्टम है वो आपको उस टाइम पर देखने को मिलता है, हड़प्पा सभ्यता के टाइम पर। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी फॉर योरसेल्फ। मैं हूं अनिका बिस्ट और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री का, जो आपका होने वाला है ईंटें, मनके और अस्थियां के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होने वाले हैं सारे ही हम इसमें कवर कर लेंगे, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा की खोज किसने की और किसके द्वारा तथा कब इसे विश्व के सामने एक प्राचीनतम सभ्यता के रूप में घोषित किया गया था। तो देखो, हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है ना वो 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, 1920 का दशक भी कह सकते हो आप इसे एक तरीके से। रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई की थी 1922 में। और इसको घोषित किसने किया था एक प्राचीनतम स्थल? अब देखो, विश्व के सामने जो जॉन मार्शल थे, सर जॉन मार्शल, उन्होंने इसे एक प्राचीनतम सभ्यता के रूप में विश्व के सामने रखा था 1924 में। अब हम ये समझ लेते हैं कि जॉन मार्शल थे कौन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका इसी के ऊपर है। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि जॉन मार्शल थे कौन एक्चुअल में। ठीक है, उनका भारतीय इतिहास में क्या योगदान रहा है उसे स्पष्ट करना है आपने। तो देखो, जॉन मार्शल जो थे ना एक पुरातत्वविद थे। ठीक है, 1902 से 1928 तक वो भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर रहे थे। साथ ही साथ इनके नेतृत्व में जो दयाराम साहनी है, रखालदास बनर्जी है, उन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। ठीक है, आप कह सकते हो ना कि हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल ही तो था मोहनजोदड़ो। साथ ही साथ अगर आपकी बात की जाए 1924 में, जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि उन्होंने क्या किया, विश्व के सामने ये बताया, ये घोषणा की कि विश्व की एक प्राचीनतम सभ्यता, सबसे प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है, उनमें से एक है हड़प्पा सभ्यता। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो आपका पूछ रहा है हड़प्पा में सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं का अवलोकन करने के लिए पुरातत्वविद किन विधियों का प्रयोग करते थे। ठीक है, कौन सी वो टेक्निक्स थी, कौन सी विधि थी जिसके द्वारा पुरातत्वविद ये देखते थे कि समाज में सामाजिक आर्थिक भिन्नताएं किस प्रकार की थी। तो देखो, उसके लिए क्या करते थे, हड़प्पा में जो भी पुरातत्वविद आए, उन्होंने क्या किया, विलासिता की वस्तु, जो भी लग्जरी आइटम था उनके पहचान द्वारा। ठीक है, फैंस जैसे कि आपने देखा होगा, एक पत्थर था जो कीमती पत्थर था। साथ ही साथ वो कब्रों में पाए जाने वाले जो सामान थे, कब्रों के साथ आपने देखा था ना, हड़प्पा के लोग शायद ऐसा माना जाता था कि पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, इसीलिए वो कब्रों के साथ ना आपने देखा होगा कि कुछ जानवर डाल दिए जाते थे। ठीक है, कुछ गहने डाल दिए जाते थे। तो इसकी तुलना करके वो लोग देखते थे, कौन, पुरातात्विक देखते थे कि वहाँ की सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी थी। साथ ही साथ नगरों की योजना और संरचना से भी सामाजिक स्थिति का अंदाजा लगाते थे। पुरातत्वविदों की बात हो रही है यहाँ। इसके बाद हम बात कर लेते हैं हड़प्पा निवासियों की आर्थिक गतिविधियों पर प्रकाश डालिए। अब उनकी आर्थिक गतिविधियां क्या क्या थी, ठीक है, कैसे आर्थिक रूप से सशक्त करते थे, वो अपने आप को मजबूत करते थे। ठीक है, एक तरीके से आप कह सकते हो इनकम का सोर्स क्या था। तो देखो, यही है कि हड़प्पा वासी जो थे वो कृषि करते थे, वो शिल्प के कार्यों में संलग्न थे। ठीक है, शिल्प के काम भी करते थे, साथ ही साथ वो आंतरिक और बाहरी व्यापार भी करते थे, जो कि हमने पढ़ा है, आपने चैप्टर में पढ़ा होगा कि ओमान से व्यापार करते थे, साथ ही साथ मेसोपोटामिया से व्यापार करते थे। ठीक है, इन सारी चीजों के साक्ष्य हमें देखने को मिले हैं, थोड़े सबूत देखने को मिले, एक तरीके से आप कह सकते हो। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। अब देखो, मोहनजोदड़ो का जो विशाल स्नानागार, जिसे इंग्लिश में ग्रेट बाथ भी कहते हैं। अब देखो, विशाल स्नानागार जो था वो ईंटों से बना एक आयताकार जलाशय था। ठीक है, ईंटों से बना एक आयताकार जलाशय था, जिसके चारों ओर आपको गलियारा देखने को, गलियारे से वो घिरा हुआ आपको देखने को मिला है। इसमें जाने के लिए क्या था, सीढ़ियां बनी हुई थी, साथ ही साथ जल निकास प्रणाली। अब देखो, जितना भी पानी अगर यहाँ पे इकट्ठा किया जाएगा तो उसको वापस कैसे निकाला जाए, जब वो सफाई की जाए। तो आपको पता है कि मोहनजोदड़ो जो है, जो नगर है हड़प्पा का ही, हड़प्पा जो नगर है हड़प्पा सभ्यता का ही। हड़प्पा सभ्यता को, हाँ, ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है कि हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है। अभी देखो, सिंधु नदी के किनारे है, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है ना। हड़प्पा शहर की सबसे पहले खोज की गई थी, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। छोटी छोटी चीजें हैं ध्यान में रखने वाली, लेकिन कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंस अपने आप ही रखती है। लेकिन मैं बात कर रही थी यहाँ पे कि हड़प्पा सभ्यता में आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ही अच्छी जल निकास प्रणाली यहाँ पर थी। उसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन
उसी तरीके से यहाँ पे भी जो आपका स्नानागार था, इसीलिए थोड़ा कनेक्ट करने के लिए मैंने आपको बताया कि जो यहाँ पे जल निकास प्रणाली थी ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम जिसे आप कहते हो। अब देखो इसका उपयोग किसी विशेष प्रकार के माना जाता है कि अगर ये जो विशाल स्नानागार है ना, कि इसका प्रयोग जो है कि किसी अनुष्ठानिक कार्य के लिए किया जाता था, अनुष्ठानिक स्थान था एक तरीके से ये, ठीक है। अब देखो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपका हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली, देखो वही वाला क्वेश्चन कि संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। अब देखो हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली उन्नत और योजनाबद्ध थी, ठीक है। हर घर से गंदा पानी निकालने के लिए नालियां बनाई गई थी, आपको पता है, और आपने ये भी पढ़ा है कि माना जाता था, ऐसा देखा गया है कि अंदाजा लगाया गया है जो भी हिस्टोरियंस थे सबने, कि पहले क्या किया जाता था, नालियां बनाई जाती थी, उसके बाद घर बनाए जाते थे, है ना। ये मिट्टी के गारों, ये गलत लिखा सॉरी, ये मिट्टी के गारों और जिप्सम से बने होते थे। साथ ही साथ नालियां जो होती थी आपकी ढकी हुई होती थी, ठीक है, मुख्य रूप से, और जो मुख्य नाली से जुड़ी हुई थी। साथ ही साथ देखो एक जैसे हमें दिखता है कि अगर हमारे घर ये सपोज मान के चलो ये हमारा घर है, ठीक है, अब घर के बाहर से नालियां गुजर रही है, अब ये नाली कहीं ना कहीं जाके बड़ी नाली में तो मिलेगी, है ना। और अब के टाइम का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो आपको उस टाइम पर देखने को मिलता है, हड़प्पा सभ्यता के टाइम पर। तो सोचो कितनी उन्नत और विकसित सभ्यता रही होगी, है ना। तो वही ये जो लोग बता रहे हैं कि जो नालियां थी, जो बहुत सारी नालियां थी, इधर की नाली, ये सारी क्या थी, मुख्य नालियों से जुड़ी हुई थी। और ये इस तरीके से स्ट्रक्चर नहीं था जिस तरीके से मैंने बनाया गया है। प्रत्येक जो गली थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, 90 डिग्री का एंगल बनाती थी, है ना। तो ये भी हम अभी और थोड़ा डिस्कस करेंगे। अब देखो नालियां ढकी हुई थी, हमने पढ़ लिया है, मुख्य नाली से जुड़ी हुई थी, ये भी हमने पढ़ लिया है। मोहनजोदड़ो जैसे जो नगर थे उनमें हर गली में जल निकास की उचित व्यवस्था थी, और साथ ही साथ साफ सफाई की समझ को जो कि दिखाती है कि किस तरीके से वहां पे साफ सफाई का ध्यान रखा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पुरातात्विक शिल्प उत्पादन केंद्रों की पहचान कैसे करते थे। अब पुरातात्विकों को कैसे पता चलता था कि यहाँ पे शिल्प उत्पादन किया जाता था, ठीक है। अब देखो पुरातात्विक ना बहुत सारे तरीकों से पहचान करते थे। पहला वो देखते थे बड़े पैमाने पर जो औजार है। अब देखो जहां पर कोई भी शिल्प का कार्य हो रहा है, अभी भी अगर आप कुछ काम कर रहे हो वहां पर, तो वहां का वेस्ट तो बनेगा, उस जो भी आप औजार यूज करोगे, जो भी चीजें यूज करोगे, तो वो तो वहां पे रहेगी ना। तो वही बता रहे हैं कि बड़े पैमाने पर क्या मिले हैं, औजार, मनके और अन्य शिल्प की जो वस्तुएं हैं वो मिली है वहां पर स्थानों पर। तो इस तरीके से वो अंदाजा लगाते थे कि हाँ यहाँ पर शिल्प का काम होता होगा। साथ ही साथ कार्यशालाओं का जो उत्पादन स्थल के अवशेष मिले हैं, ठीक है। उसके साथ ही साथ जो कच्चा माल जो बच जाता था या अधूरे शिल्प जो बच जाते थे वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिले हैं। और इन तीनों चीजों का अंदाजा लगा कि इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मेन तौर पर इन चीजों का अंदाजा लगा के क्या करते थे शिल्पकार, ये देखते थे कि यहाँ पर शिल्प उत्पादन केंद्र रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कलिंगम का भ्रम। तो देखो ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कलिंगम का भ्रम क्या था। तो अगर आंसर की बात की जाए तो कलिंगम का जो भ्रम था ना वो एक ऐतिहासिक भूल थी जो कि जेम्स कलिंगम द्वारा की गई थी। अब इसमें क्या था कि उन्होंने जो कलिंगम थे, उन्होंने जब हड़प्पा की जो मोहर थे ना उसको देखा तो वो सही ढंग से उसको पहचान नहीं पाए। कलिंगम को लगा कि ये जो है ना गंगा घाटी से जुड़ी, जो गंगा घाटी की सभ्यता थी उससे जुड़ी मोहर है, और उन्होंने उसको उससे कनेक्ट कर दिया। अब वो इस बात का पता नहीं लगा पाए कि ये जो है ना एक प्राचीनतम नगरीय सभ्यता से जुड़ी हुई है, और इसी को कलिंगम के भ्रम के रूप में जाना जाता है, ठीक है। और बाद की खुदाई में क्या हुआ, ये साबित हुआ कि हड़प्पा जो है एक प्राचीनतम नगरीय सभ्यता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक और धार्मिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। अब देखो सबसे पहले आर्थिक विशेषता पर प्रकाश डाले, आर्थिक विशेषताओं के बारे में पढ़ लेते हैं। तो वही है क्या क्या जो चीजें अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ी, व्यापार करते थे, कृषि करते थे, शिल्प कार्यों में संलग्न थे, शिल्प कार्य करते थे, ठीक है। और कृषि में क्या करते थे, गेहूं, जौ, तिल, ये सारी चीजें उगाते थे। तो हालांकि चावल भी उगाया जाता था, लेकिन चावलों के कम हमें देखने को मिला है कि चावल कम उगाया जाता था शायद। व्यापार करते थे, हमने पढ़ लिया है, ओमान से, मेसोपोटामिया से, ठीक है। साथ ही साथ शिल्प कार्य में क्या करते थे, मिट्टी के बर्तन बनाना, मनके बनाना, मूर्तियां बनाना, ये सारी चीजें करते थे, ठीक है। साथ ही साथ पशुपालन करते थे, मवेशियां, भेड़ हो गए, सुअर हो गए, बकरी हो गई, इन सारी आदि पशुओं को वो पालते थे। धार्मिक विशेषताओं की बात कर लेते हैं तो मातृ देवी की पूजा किया करते थे, ठीक है। आदि शिव,
सॉरी ये 2 बार लिख दिया। आद्य शिव की पूजा किया करते थे। प्रकृति की पूजा भी हमें देखने को मिलती है, ठीक है, माना जाता है कि शायद प्रकृति की पूजा भी करते होंगे वो लोग, ठीक है। साथ ही साथ एक सींग वाला जो जानवर है वो मोहरों पे कई जगह मिला है, इससे ये पता चलता है कि शायद सींग वाला जो जानवर है उसकी भी उपासना किया करते होंगे ये लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा संस्कृति की कृषि और कृषि प्रौद्योगिकी में मुख्य पक्ष कौन कौन से थे। अब देखो, हड़प्पा संस्कृति की बात की जाए तो कृषि प्रौद्योगिकी की बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले कृषि की चलो बात कर लेते हैं हम। ये शायद मैंने गलती से ऊपर नीचे हो गया है, पहले आप कृषि लिखना, जो क्वेश्चन में पहले पूछा गया आप पहले उसका जवाब देंगे, क्वेश्चन में जो बाद में पूछा गया आप बाद में उसका जवाब देंगे। अब देखिए, हड़प्पा के लोग जो थे वो खेती करते थे, अन्न उगाया करते थे। अन्न में क्या, गेहूँ, जौ, चना, तिल, ये सारी चीज़ें उगाया करते थे। अब गुजरात में क्या मिले हैं, बाजरे के दाने मिले अवशेष के तौर पर। साथ ही साथ चावल के दाने जो थे वो बहुत कम मिले हैं, इससे अंदाजा लगाया जाता है शायद जो है चावल का जो खेती होती थी वो कम होती थी। वे लोग जो थे एक से ज़्यादा फसल एक साथ, आपने ये भी पढ़ा है कि एक से साथ एक बार में एक से ज़्यादा फसल वो लोग उगाया करते थे हड़प्पा वासी। साथ ही साथ खेतों के साथ साथ वो लोग पशुपालन भी करते थे। नेक्स्ट पॉइंट अब हम आ जाते हैं जो क्वेश्चन में दूसरी क्वेश्चन पूछा गया है, कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में बताइए, कृषि टेक्नोलॉजी के बारे में बताओ। अब देखो, खेतों को जोतने के लिए बैलों का प्रयोग किया जाता था। हालांकि हमें लकड़ी के हल भी देखने को मिले हैं उस टाइम पे, है ना, लकड़ी के हल देखने को मिले हैं, लोहे के नहीं देखने को मिले, ये बात हमेशा याद रखना। कालीबंगन जो था इम्पोर्टेंट है, याद रखने वाली चीज़ है, आगे भी काम आएगी। कालीबंगन राजस्थान जो है आपका, राजस्थान में जहाँ पे स्थित है। अब देखो यहाँ पर क्या मिला है, जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, ठीक है, जिससे हमें पता चला है ना कि हल चलाया करते थे वो लोग। अब देखो, सिंचाई के लिए कुएं, नदियाँ, जलाशयों का इस्तेमाल किया जाता था। धौलावीरा गुजरात में जलाशय का प्रयोग मुख्यतः कृषि के लिए जल संचय के लिए किया जाता था। ये एक तरीके से आपको सबूत मिल रहे हैं, जैसे कालीबंगा में मिला, वैसे ही धौलावीरा गुजरात में आपको जलाशय का मिला। साथ ही साथ फसलों की कटाई जो थी वो उसके लिए क्या औजारों का भी इस्तेमाल किया जाता होगा, है ना, फसलों की कटाई के लिए। अब जब इतनी सारी चीज़ें विकसित कर ली है तो फसलों की कटाई के लिए भी तो औजार मिलते होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है हड़प्पा की कृषि और कृषि प्रौद्योगिकी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता की नगर निर्माण योजना का विस्तार से वर्णन कीजिए। अब देखो, हड़प्पा सभ्यता की नगर निर्माण योजना, तो हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। अब देख लिया है हमने, इतनी उन्नत व्यवस्था है, इतनी अच्छी चीजें हैं, अच्छा खासा ड्रेनेज सिस्टम है, सारी चीजें इतनी अच्छी है, बाट भी हमें देखने को मिले हैं, है ना। तो ये सारा क्या है, एक उन्नत व्यवस्था ही तो है, तो नगरीय व्यवस्था ही तो ही, व्यापार भी करते थे तो नगरीय व्यवस्था है। ग्रिड प्रणाली ना, नगर जो सड़कें जो थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ठीक है। कोई भी सड़कें आपको ऐसे ऐसे देखने को नहीं मिलेगी कि एक दूसरे को काट रही हैं, एक दूसरे को काट रही है, जी नहीं। नगरें जो थी वो बिल्कुल, जो सड़कें थी वो 90 डिग्री के एंगल पे एक दूसरे को काटती थी, ग्रिड प्रणाली आधारित सड़कें थी। और नगरों का विभाजन 2 प्रकार से किया गया था, एक दुर्ग हो गया, दूसरा निचला शहर। पक्की ईंटों के मकान बनाए देखने को मिलेंगे आपको। नियोजना के साथ आवास और नालियों का निर्माण आपको देखने को मिलेगा। प्रत्येक घर में कुआं भी देखने को मिलेगा, ठीक है। प्राइवेसी का भी ध्यान रखा जाता था साथ ही साथ। और जल निकास प्रणाली के बारे में तो हमने पढ़ लिया है। सार्वजनिक अनुष्ठान के लिए विशाल स्नानागार भी हमने देख लिया है। अन्नागार भी देखने को मिले हैं आपको, ये भी आप पढ़ चुके हैं, है ना। और सार्वजनिक भवन भी आपको देखने को मिले हैं। साथ ही साथ यहाँ पे कुशल जल प्रबंधन व्यवस्था भी थी, जो कि हमने अभी पढ़ के कंप्लीट किया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, लिपि को रहस्यमय लिपि क्यों कहा जाता था, इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो देखो, हड़प्पा सभ्यता को एक रहस्यमय लिपि कहा जाने का कारण यही है कि आज तक इस लिपि को कोई विद्वान पढ़ नहीं पाए हैं, ठीक है, जिस वजह से इसको एक रहस्यमय लिपि कहा जाता है। विशेषताओं की अगर हम बात कर लेते हैं तो पहले ये चित्रात्मक लिपि है, ठीक है। यहाँ पे आपको वर्णों की जगह चित्र देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ 375 से 400 संकेत पाए जाते हैं इसमें, जिसे याद रखना उस टाइम पे सोचो कितना मुश्किल होगा। लिपि आमतौर पर दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। और ये जो लिपि थी वो आपको कहाँ देखने को मिलेगी, मोहरों पर देखने को मिलेगी, मिट्टियों की जो गोलियां थी उस पर देखने को मिलेगी, धातु की वस्तुओं पर देखने को मिलेगी, स्टैम्प जो थे उसमें भी आप देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, मोहरों तो स्टैम्प भी हो गई, ओके सॉरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता की मुख्य उपलब्धियां बताइए। अब देखो ये क्वेश्चन जो है आपका बहुत सारे उसमें आ जाता है। हड़प्पा सभ्यता की वैश्विक विशेषताएं बताइए, हड़प्पा सभ्यता को विश्व की अन्य सभ्यताओं से किस प्रकार अलग बनाता है, क्या अलग बनाता है या किस प्रकार अलग माना जाता है, हड़प्पा सभ्यता को विश्व में की महानतम सभ्यताओं में से क्यों गिना जाता है ना, किसी भी तरीके से आ सकता है। अब देखो वही चीज है कि उसकी विशेषताएं बतानी है आपने, एक तरीके से कहा जाए तो हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली आप कह सकते हो कि सीधी सड़कें थी, है ना, ग्रिड पद्धति थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। साथ ही साथ आपका जो जल निकास प्रणाली थी वो क्या थी, हर घरों में आपको घरों से जुड़े नालियां दिख जाएगी उस टाइम पर भी। बाट और माप की सटीक प्रणाली थी, व्यापार करते थे, ठीक है, व्यापार की एकरूपता देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। साथ ही साथ व्यापारिक नेटवर्क जो था, मेसोपोटामिया ओमान से व्यापारिक संबंध थे इनके। विशिष्ट लिपि, अपनी उस टाइम पे भी लिपि थी, चित्रात्मक लिपि, हालांकि इसे आज तक पढ़ा नहीं गया है। ग्रेट बाथ, विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार आपको देखने को मिलेंगे। और कुएं का प्रबंधन भी आपको देखने को मिलेगा कि कुएं भी उस टाइम पर आपको देखने को मिलेंगे, है ना। अद्भुत भवन निर्माण प्रणाली जो आपको देखने को मिलेगी कि पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था। उन्नत शिल्प आपको देखने को मिलेगा, शिल्प कला जो है। तो ये सारी चीजें हड़प्पाई सभ्यता की विशेषता थी और उपलब्धियां थी, जो देन एक तरीके से कह सकते हो, है ना। तो ये सारी चीजें आपकी हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, हड़प्पा के पश्चिमी एशिया के साथ व्यापारिक संबंधों का वर्णन कीजिए। अब देखो पश्चिमी एशिया के साथ हड़प्पा के जो व्यापारिक संबंध है उनको पुरातात्विक खुदाई से मिले हैं। तांबा जो था वो ओमान से लाया जाता था, ठीक है। साथ ही साथ हड़प्पा और ओमान के तांबे में ना निकल के अंश मिले हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि हाँ भाई ऐसे ही होता था। ओमान के साथ जो स्थल थे वहाँ पे हड़प्पा का एक जार मिला है, ठीक है, जो कि काली मिट्टी जिस पे लगी हुई थी। साथ ही साथ मेसोपोटामिया के ग्रंथों में मेलुहा का उल्लेख किया गया। अब ये जो था माना जाता है कि इसको ना हड़प्पा क्षेत्र माना जाता है, जो ये शब्द उल्लेख किया गया वो हड़प्पा क्षेत्र के लिए किया गया। हड़प्पा में मेसोपोटामिया को कार्लेनियन हो गया, तांबा हो गया, सोना हो गया आदि निर्यात किया जाता था हड़प्पा से मेसोपोटामिया में। साथ हड़प्पाई मोहरे बाट मेसोपोटामिया में मिले हैं, ठीक है। अब देखो उसके बाद जो है ना, मोहरों पर जहाज और नाव के चित्र बने थे जो व्यापारिक संबंधों का संकेत देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पश्चिमी एशिया के साथ क्या व्यापारिक संबंध थे। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण बताइए। तो देखो हड़प्पा सभ्यता के पतन को लेकर इतिहासकारों में बड़ा ही मतभेद है कि एक्चुअल में कैसे इस सभ्यता का, सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ होगा। तो देखो कुछ इतिहासकार क्या कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन से होता होगा, कुछ कहते हैं कि बाढ़ आ गई होगी या भूकंप आ गया होगा, कुछ का कहना है कि नदियों ने मार्ग बदल लिया इसलिए खत्म हो गया। साथ ही साथ कुछ का कहना है कि बाहरी आक्रमण हो गया, ठीक है, मेन तौर पे कहा जाता है शायद आर्यों ने आक्रमण किया था इसीलिए खत्म हो गया। तो इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि इस सभ्यता के डिक्लाइन के बहुत सारे रीजन थे और उनमें से कुछ मैंने आपके सामने पेश कर दी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।